हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पूरी उत्तर प्रदेश की इसमें रहेगी और ये आने वाले यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसमें जो पॉलिटिकल मैप है यूपी का थोड़ा बहुत वो डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जलवायु यूपी की, नदियाँ, झीलें और यूपी में जो रामसर साइट हैं, यूपी की मिट्टी और इसके अलावा बरसात कहाँ ज़्यादा होती है, टेम्परेचर वगैरह सब यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आने वाली यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो उत्तर प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आपको पता होगा पहले एक महाद्वीप था पैंजिया, जो कि बाद में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में इसके चारों तरफ जो समुद्र पाया जाता था उसे पैंथालासा कहते थे और बीच में महाद्वीप था पैंजिया। तो यूपी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसे 2,40,928 ऐसे याद कर सकते हैं। और पूरे इंडिया का ये कितना परसेंट है? तो 7.33% है। और नंबर वाइज कौन सा क्षेत्रफल है? चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या में पहले नंबर पे है। क्षेत्रफल में पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, फिर चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। पहले ये 5वें पे आता था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तब एक में थे। जब तेलंगाना अलग हो गया तब यूपी चौथे नंबर पे आ गया। आंध्र प्रदेश पहले से बड़ा था। अब सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी पूछा जाता है कौन कौन सा जिला है। तो सबसे उत्तरी जिला है यूपी का सहारनपुर, सबसे दक्षिणी है सोनभद्र, सबसे पूर्वी है बलिया और सबसे पश्चिमी है शामली। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो है 240 किलोमीटर। तो ये जो ये वाला एरिया है ये ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश का ये मैप मैंने बनाने की कोशिश की है। तो ये वाली लंबाई है 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, और ऊपर से नीचे है 240 किलोमीटर। अब देखेंगे जो वर्तमान स्वरूप है ये कब आया था? 9 नवंबर सन 2000 को, क्योंकि उत्तराखंड अलग हुआ था। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बन गया था 9 नवंबर सन 2000 को। और नवंबर में ही 2000 में ही दो और स्टेट से अलग स्टेट अलग हुए थे। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और उत्तराखंड कब अलग हुआ? बीच में 9 नवंबर सन 2000 को। तो ये तीनों एक साथ याद कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? यहाँ पे है सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी यहाँ पे सोनभद्र है, सबसे पूर्वी वाला बलिया है और सबसे पश्चिमी वाला यहाँ पर शामली है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसे टच करती है? तो बस एक देश को टच करती है, नेपाल को। और नेपाल से हमारे 7 जिले जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। इसे याद कैसे करेंगे ये सातों जिले? तो यहाँ से ही शुरू होंगे पूरब से लेके पश्चिम तक। तो ये अरेंज करने को भी आ जाता है। तो सबसे पहले है महाराजगंज। यहाँ पे महाराज जी हैं और उनका नाम है सिद्धार्थ। एक महाराज जी हैं, इसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। उनका नाम है सिद्धार्थ और उनके बड़े भाई का नाम है बलराम। तो महाराज जी जिनका नाम सिद्धार्थ है वो बलराम, उनके भाई हैं बड़े, बलरामपुर हो गया इससे। और उन दोनों लोग को श्राप मिल गया, श्रावस्ती मतलब श्राप मिल गया उन्हें कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, बहराइच। फिर बहराइच आएगा। फिर उन्हें रास्ते में खाने के लिए खीर दे दी गई, तो लखीमपुर खीरी से खीर हो जाएगा। फिर लास्ट में खीर का रंग क्या होता है? पीला। तो यहाँ पे पीलीभीत आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। महाराज से महाराजगंज, महाराज का नाम क्या है? सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थनगर हो गया। इनके बड़े भाई का नाम बलराम है तो बलराम हो गया, बलरामपुर। फिर इन्हें श्राप मिल गया श्रावस्ती और इन्हें बाहर निकाल दिया गया बहराइच। लखीमपुर खीरी मतलब इन्हें रास्ते में खाने के लिए खीर दे दी गई है और खीर का रंग क्या है? पीला। पीले से हो गया पीलीभीत। तो इस तरह से ये याद कर सकते हैं। याद रखिए ये हम पूरब से पश्चिम याद कर रहे हैं। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है। तो 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, बाकी 8 राज्य हैं। तो टोटल 9 हो गए। और सबसे छोटी सीमा किससे जुड़ी हुई है? हिमाचल प्रदेश से। और सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश से। देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से बस इतनी थोड़ी सी सीमा जुड़ी हुई है। और यहाँ पे सहारनपुर है, सहारनपुर वाले एरिया से, सहारनपुर ज़िले से जुड़ी है हिमाचल प्रदेश की सीमा। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मध्य प्रदेश छाया हुआ है 11 जिलों में। और जो हिमाचल प्रदेश है उससे केवल एक ज़िला सहारनपुर जुड़ा है। और एक ज़िला किससे जुड़ा है? एक जिले छत्तीसगढ़ से लगे हैं और झारखंड से। इन दोनों से सोनभद्र लगा है, छत्तीसगढ़ और झारखंड से। यहाँ पे देखिए ये है सोनभद्र और सोनभद्र चारों तरफ से 4 स्टेट से जुड़ा हुआ है। इधर से मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर झारखंड है और इधर बिहार है। तो अगर पूछा जाए कि यूपी का कौन सा ज़िला 4 स्टेट से लगा है
तो वो है सोनभद्र। और हिमाचल प्रदेश से कौन सा ज़िला लगा हुआ है? सहारनपुर। और कौन सा ज़िला जो है वो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे है ललितपुर। ललितपुर 3 तरफ से यहाँ पे इसके मध्य प्रदेश है। तो ये वाला हो गया। अब राजस्थान से 2 ज़िले जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? मथुरा, आगरा। राजस्थान से केवल 2 ज़िले हमारे लगे हुए हैं। यहाँ पे है मथुरा, आगरा। फिर है दिल्ली से केवल 2 ज़िले जुड़े हुए हैं टोटल। तो कौन कौन से हैं दोनों ज़िले? गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। वैसे एनसीआर में ज़्यादा आते हैं ज़िले, लेकिन दिल्ली से जो फिजिकल रूप से सीमा अटैच है वो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की है। फिर देखेंगे हरियाणा से 6 ज़िले जुड़े हुए हैं। तो ये 6 ज़्यादा हो गए, इसलिए हमें इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड से हमारे 7 ज़िले लगे हुए हैं। बिहार से हमारे 7 ज़िले लगे हुए हैं। उत्तराखंड और बिहार से 7-7, हरियाणा से 6, राजस्थान दिल्ली से 2, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से 1-1 और मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा 11 ज़िले अटैच हैं। फिर एनसीआर में कौन कौन से ज़िले आते हैं यूपी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में? तो पहला हो गया शामली, फिर बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो मान लीजिए शामली नाम की कोई लड़की है जो कि एक बाग में बैठी है, तो शामली हो गया, बाग में बैठी है, बागपत हो गया। और उसके पीछे बुलंद दरवाज़ा बना है, एक जहाँ बैठी है उसके पीछे बुलंद दरवाज़ा बना है, बाग में बैठी है अच्छे से। और तो बुलंदशहर हो गया इससे। अब एक लड़का आता है मुजफ्फरनगर इसका नाम है। मुजफ्फर लड़का नाम का लड़का आता है और उसे लगता है कि लड़की रूठी हुई है, तो मेरठ हो गया, रूठी से मेरठ हो गया। फिर वो खाने को पूड़ी देता है, हापुड़। उसको लगा है कि भूख लगी है तो पूड़ी देता है, तो पूड़ी से हो गया हापुड़। उसके बाद दोनों गाना गाने लगते हैं, गाज़ियाबाद हो गया। गाना गाने लगते हैं, उसके बाद गौतम बुद्ध की तरह उन्हें शांति प्राप्त हो जाती है, मतलब वो लड़की शांति से घर चली जाती है। तो शामली लड़की का नाम हो गया, बागपत से बाग में बैठी है। फिर बुलंदशहर मतलब बुलंद दरवाज़ा उसके पीछे है, मुजफ्फर नाम का एक लड़का आता है, मुजफ्फरनगर हो गया। मेरठ मतलब रूठी हुई है, और हापुड़ से पूड़ी हो गया। गाज़ियाबाद से गाना गाते हुए चले गए, गौतम बुद्ध नगर मतलब शांति से चले गए। तो बस एक ट्रिक के लिए है, बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप सही कर लेंगे। फिर है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला यूपी का कौन सा ज़िला है? तो बदायूं जो है ये चारों तरफ से सबसे ज़्यादा जिलों से लगा हुआ है। फिर है सबसे कम जिलों से कौन सा स्पर्श करता है सीमा? ललितपुर की सीमा देखिए यहाँ पे, ललितपुर की सीमा केवल एक ज़िले से सटी हुई है यूपी के, जो कि है झांसी, और चारों तरफ से इधर मध्य प्रदेश से छाया हुआ। फिर देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, फिर आता है सोनभद्र का नंबर, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। पहले लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो हापुड़ का सबसे कम क्षेत्रफल है। उसके बाद नंबर आता है भदोही का, फिर गाज़ियाबाद, फिर शामली। तो सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। भौतिक विभाग देख लेते हैं। तो भाबर और तराई का प्रदेश किसे कहते हैं? तो जैसे हिमालय ख़त्म होता है तो सबसे पहले जो रीजन आता है उसे कहते हैं भाबर, उसके नीचे तराई आता है। भाबर क्या होता है? जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं और यहाँ पे नदियाँ जब आती हैं नीचे उतरती हैं तो यहाँ पे खो जाती हैं, उसी पत्थरों के नीचे चली जाती हैं, तो यहाँ पे नदियाँ लुप्त हो जाती हैं भाबर वाले एरिया में। अभी बांगर और खादर हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। भाबर दूसरी चीज़ है, बांगर खादर दूसरी चीज़ है। फिर तराई रीजन आता है भाबर के बाद में, तो तराई में ये नदियाँ फिर से ऊपर आती हैं, तो यहाँ पे दलदली एरिया बन जाता है और यहाँ बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, तो नदियाँ तराई क्षेत्र में फिर से दिखने लगती हैं। तो उत्तर से दक्षिण अगर कहा जाए तो उत्तर में आता है भाबर, उसके दक्षिण में रहता है तराई। और ये जो भाबर वाला एरिया है ये पूरा सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक, यहाँ से देखिए मैप में पूरा यहाँ सहारनपुर है, यहाँ से पूरा ये पहले भाबर वाला एरिया आता है, फिर तराई वाला एरिया आता है, ऐसे फैला हुआ है। और जो ये भाबर वाला एरिया है ये पश्चिम में चौड़ा है, मतलब सहारनपुर की साइड ये चौड़ा है, जैसे जैसे हम कुशीनगर के साइड पूरब की साइड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये पतला होता जाता है। और सबसे एक चीज़ राढ़ मिट्टी पूछी जाती है, किसे कहते हैं? तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहते हैं राढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जो अवसाद लेके आती हैं नदियाँ, उनसे जलोढ़ मिट्टी बनती है, तो ऊपरी वाले एरिया में इसे राढ़ बोलते हैं। अब गंगा यमुना का मैदानी भाग पढ़ेंगे तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? जो नदियाँ सेडिमेंट्स यानी अवसाद लेके आती हैं उनसे इनका निर्माण हुआ है। और इसका ढाल पूछा जाता है कि जो पूरा यूपी है, यूपी में ढाल किस तरफ है? तो जैसे हम देखेंगे सहारनपुर के तरफ से जब यमुना घुसती है और बिजनौर से गंगा घुसती है तो ये नदियाँ पहले थोड़ी दूर तक सीधे आती हैं, उसके बाद मुड़ के इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। तो इसका पश्चिम एरिया में मतलब पश्चिमी यूपी में इसका ढाल उत्तर से दक्षिण है। उसके बाद पूर्वांचल में अगर हम जाएंगे पूरब के साइड तो इसका पश्चिमोत्तर है, ऐसे ढाल है थोड़ा, तो मतलब वेस्ट से आती है और मतलब नॉर्थ वेस्ट से आती है
और साउथ ईस्ट में जाती है, पश्चिमोत्तर से आती है और दक्षिण पूर्व में जाती है। तो नदियों के ढाल से हम इसको ढाल को डिसाइड कर सकते हैं कि नदियाँ किस तरह प्रवाहित होती हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर है दक्षिण का पठारी प्रदेश, तो इसमें बुंदेलखंड वाला एरिया आता है और बघेलखंड। बुंदेलखंड में क्या क्या आएगा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट। और बघेलखंड वाले एरिया में सोनभद्र और प्रयागराज आता है। अब मैप से देखेंगे इसको, इधर वाला जो एरिया है ये आता है बुंदेलखंड में, यहीं पे है झांसी, ललितपुर, जालौन वगैरह, हमीरपुर, महोबा, ये सभी, बांदा, ये सभी आते हैं बुंदेलखंड में। और यहाँ पे है सोनभद्र, और यहाँ पे है प्रयागराज, और थोड़ा मिर्ज़ापुर के एरिया, थोड़ा प्रयागराज का, ये सभी बघेलखंड में आते हैं। तो इधर वाला एरिया है बघेलखंड, इधर वाला है बुंदेलखंड। अब देखेंगे कैमूर की जो श्रेणियाँ हैं उसका विस्तार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र तक है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में जो गया होगा उसने देखा होगा कि थोड़े पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे, तो कैमूर रेंज का विस्तार इधर हो गया है। मान लीजिए कि विंध्य है मध्य प्रदेश में और इधर सतपुड़ा है, बीच में नर्मदा नदी बहती है यहाँ पे, तो यही विंध्य वाला इधर वाला एरिया जो है वो कैमूर कहलाता है। फिर कैमूर का थोड़ा विस्तार इधर यूपी में भी हो गया है। फिर है बुंदेलखंड में काली मिट्टी पाई जाती है जिसे रेगुर बोलते हैं। तो ये रेगुर मिट्टी जो है ये मालवा पठार का ही हिस्सा है। मालवा पठार मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उसी का विस्तार बुंदेलखंड वाले एरिया में भी हो गया है, तो काली मिट्टी वहाँ पाई जाती है, रेगुर इसे कहते हैं। फिर है दक्षिण पठार जो है, जो पठारी एरिया है यूपी में, दक्षिण साइड में जो पठारी एरिया है उसका ढाल किधर से है, तो हम देखते हैं कि जितनी भी नदियाँ नीचे की तरफ से आती हैं उत्तर प्रदेश में, पठार की तरफ से दक्षिण से आती हैं, उनका ढाल, वो नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो बहती हैं वो दक्षिण से आती हैं, तो मतलब उसका ढाल दक्षिण से उत्तर है, तभी वो ऊपर आती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी पठार का ढाल किधर से, दक्षिण से उत्तर। चिलास घास कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड में। और जो हमारा दक्षिण वाला एरिया है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, जो पठार वगैरह पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई है लगभग 300 मीटर। और शंक्वाकार टीले कहाँ पाए जाते हैं, किस एरिया में पूछा जाता है, तो ये बघेलखंड में शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु देखेंगे तो ये उपोष्ण कटिबंध में आता है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं यहाँ पे, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में यूपी को डिवाइड किया गया है। तराई क्षेत्र में वर्षा की बात करें तो 120 से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तराई वाले क्षेत्र में। जो ऊपर वाला क्षेत्र था वहाँ पे 120 से 180 सबसे ज़्यादा वर्षा तराई वाले में होती है। पूर्वी यूपी में 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और औसत वर्षा देखी जाए पूरे यूपी में तो 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा याद रखिए कि तराई वाले एरिया में होती है, और सबसे कम वर्षा जो पश्चिमी एरिया है और दक्षिणी एरिया है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। फिर इसमें देखेंगे पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा कम होती है। जैसे हम मान लीजिए ये यूपी है और इसमें ना पूरब से पश्चिम ऐसे जब जाएंगे तब भी वर्षा कम होगी, और उत्तर से दक्षिण जाएंगे तब भी इधर वर्षा कम होती जाएगी। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर वर्षा की जगह पे आर्द्रता आ जाए तब भी यही क्रम होगा। आर्द्रता कम किधर होती है, पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण कम होती जाती है। फिर है एक वैज्ञानिक थे कोपेन और थॉर्नवेट। तो कोपेन के अनुसार यूपी में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसे CWG कहते हैं, और थॉर्नवेट के अनुसार समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है जिसे CBW कहते हैं। तो ये भी याद रख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में तापमान किधर से किधर बढ़ता घटता है, तो उत्तर से दक्षिणी जाने पर तापमान बढ़ता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पाया जाता है, बुंदेलखंड वाले एरिया में, क्योंकि दक्षिण जाने पर तापमान बढ़ता है। और अगर ज़िले की बात की जाए तो झांसी और आगरा में औसत तापमान देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे कम यूपी में बरेली में तापमान पाया जाता है औसतन। ये हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन औसत की बात की जा रही है। फिर आगे देखेंगे अधिकांश जो हमारी वर्षा होती है यूपी में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है। जैसे हमारा ये इंडिया है मान लीजिए, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ से जब मानसून चलता है तो एक शाखा इधर जाती है, एक शाखा इधर आती है। तो यही वाली शाखा जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वही यूपी में वर्षा कराती है, और ये जब आगे बढ़ती है तो यहाँ तक आते आते इसकी आर्द्रता कम होने लगती है, इसलिए यहाँ पे इधर पश्चिम वाले एरिया में कम वर्षा कराती है, पहले ज़्यादा करा देती है। और ये वाली जो शाखा है वो इधर जाके पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है, क्योंकि इधर अरावली रेंजेस हैं तो यहाँ बहुत कम वर्षा इधर जो है वो आर्द्रता बहुत कम पहुँच पाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर है सर्वाधिक औसतन वर्षा कहाँ पे होती है, गोरखपुर, और सबसे कम औसतन वर्षा कहाँ पे होती है, मथुरा में। तो ये भी याद रखिएगा। आगे है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग की मिट्टियाँ पहले देखते हैं। बांगर और खादर दो तरह की मिट्टियाँ होती हैं।
टोटल जो है इन्हें जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसी को बांगर और खादर में डिवाइड किया गया है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इसे आपने कई बार पढ़ा होगा। तो जो बाढ़ जहाँ पे पहले आती थी अब नहीं आती है उसे कहते हैं बांगर। इसमें फास्फोरस और चूना की मात्रा अधिक होती है। और खादर मिट्टी किसे कहते हैं, जहाँ पे अभी भी बाढ़ आती है, मतलब नवीन जलोढ़ जहाँ पे होता है उसे खादर बोलेंगे, मतलब खाती रहती है ये हमेशा। और जो सबसे ज़्यादा उर्वर कौन सी होती है इसमें, बांगर खादर में खादर सबसे ज़्यादा उर्वर होती है, बांगर कम होती है। फिर आगे देखेंगे कौन सी मिट्टी के जो दूसरे नाम हैं। तो खादर को क्या क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं, दोमट मटियार कहते हैं, सिल्ट बलुआ कहते हैं, सभी खादर के नाम हैं। बांगर के नाम है पुरानी जलोढ़, उपरहार मिट्टी, दोमट या बलुई दोमट, ये बांगर को बोलते हैं। ऊसर या लवणीय मृदा, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेह, बंजर और कल्लर को ऊसर बोलते हैं, रेह, बंजर और कल्लर। बलुई मिट्टी के ऊंचे टीले को क्या कहते हैं, भूड़, बलुई मिट्टी के ऊंचे टीले को भूड़। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, रेगुर, करेल और कपास मृदा। कपास जो है काली मिट्टी में होता है इसलिए इसे कपास मृदा भी कहते हैं, इसे रेगुर भी कहते हैं, इसे करेल भी कहते हैं। अब बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो भोटा मिट्टी जो है बिंद वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जो बिंद श्रृंखला है उसका विस्तार जो यूपी के साउथ वाले एरिया में भी हो गया है, तो वहाँ पे जो मिट्टी होगी उसे भोटा मिट्टी कहते हैं। और वहीं पे एक मिट्टी पाई जाती है मार मिट्टी, इसे काली मिट्टी की तरह ही दिखती है और इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो मार मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड में। और एक माट मिट्टी होती है जो यूपी के पूर्वी वाले एरिया में पाई जाती है, पूर्वांचल में माट मृदा पाई जाती है। पड़वा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हमीरपुर, जालौन और यमुना वाला जो एरिया है वहाँ पे पड़वा मिट्टी पाई जाती है, इसका रंग लाल होता है। तो पड़वा मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल। और कहाँ पाई जाती है, हमीरपुर, जालौन वाले एरिया में। राकड़ मिट्टी, ये दक्षिण पर्वतीय ढलानों पर पाई जाती है, राकड़ मिट्टी। लाल मिट्टी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आके देखेंगे मृदा अपरदन। तो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है, इटावा। और यहाँ पे किस वजह से मृदा अपरदन होता है, चंबल नदी है जो ज़मीन को खोदते हुए चलती है, उत्खनन करते हुए, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्खनन होता है। इटावा के बाद आगरा और जालौन में भी अब मृदा अपरदन होता है। वायु अपरदन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, जो एयर इरोजन होता है वो मथुरा और आगरा में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मथुरा में, फिर आगरा में। जलीय अपरदन, तो जो हिमालय का तराई वाला एरिया है वहाँ पे जल से ज़्यादा अपरदन होता है, नदियों से। फिर लवणीय और क्षारीय मृदा किस एरिया में पाई जाती है, पश्चिमी यूपी में। अम्लीय मृदा पाई जाती है पूर्वी यूपी में। लवणीय क्षारीय पश्चिमी यूपी में, अम्लीय मृदा पूर्वी यूपी में। फिर आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ये बहुत क्वेश्चन इसमें से आता है। हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं यूपी में, गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती। तो ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। मैदानी भाग से गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईशान। तो पूछा जाता है इनमें से कौन सी नदियाँ मैदानी भाग से नहीं निकलती हैं, तो ये सभी निकलती हैं, गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईशान। फिर है प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार, रिहंद। यह भी सब आगे पढ़ेंगे हम कहाँ से आती हैं। गंगा के बारे में सबसे पहले देखेंगे, यूपी की सबसे लंबी नदी है और यूपी में इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। वैसे इसकी लंबाई 2525 है, 2525, और यूपी में है 1450। अब उत्तरी किनारे से इसे कौन कौन सी नदी मिलती है गंगा से, तो रामगंगा मिलती है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। और यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है गंगा, तो बिजनौर जिले से। यमुना कहाँ से प्रवेश करती है, सहारनपुर से। और निकलती यूपी से में कहाँ से है, बलिया से। बलिया जो हमारा पश्चिमी सबसे पूर्वी एरिया है, पूर्वी जिला, वहाँ से गंगा नदी बाहर चली जाती है बिहार में। फिर है दक्षिणी किनारे पर से कौन सी नदी मिलती है इसे, यमुना और टोंस। जो प्रमुख नदियाँ हैं यमुना और टोंस दक्षिणी किनारे से मिलती हैं गंगा में। फिर आगे देखेंगे इसके किनारे जो प्रमुख नगर बसे हुए हैं, फर्रुखाबाद गंगा के किनारे है, कन्नौज गंगा के किनारे, कानपुर, प्रयागराज, ये सभी को पता होगा, मिर्ज़ापुर गंगा के किनारे, वाराणसी, गाज़ीपुर और गढ़मुक्तेश्वर, ये सभी गंगा के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। फिर आगे देखेंगे ये चीज़ें प्रयागराज जो हैं, जितने प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, यहाँ पे ये अलकनंदा हो गई। और इधर से एक धौली गंगा नदी आती है। तो बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है सबसे पहले पूछा जाता है, तो अलकनंदा निकलती है। फिर धौली गंगा आके विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और नाम इसका अलकनंदा ही रहेगा, लेकिन धौली गंगा मिली विष्णु प्रयाग में, आगे अलकनंदा आगे बढ़ी अब। फिर यहाँ पे एक नदी आके मिली अलकनंदा से, नंदाकिनी। नंदाकिनी कहाँ मिली, नंद प्रयाग में। फिर आगे बढ़ी, अभी नाम अलकनंदा ही है, और यहाँ पे आके मिली पिंडार। कहाँ पे मिली, कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडार मिल गई। फिर ये नदी आगे बढ़ी, फिर यहाँ रुद्रप्रयाग पहुँची। रुद्रप्रयाग में एक नदी आ रही है यहाँ पे केदारनाथ से, जिसका नाम है मंदाकिनी।
केदारनाथ में कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। और ये रुद्रप्रयाग में मिली अलकनंदा और मंदाकिनी। फिर ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ी, अभी नाम इसका अलकनंदा ही है। जो नदी गहरी होती है उसी के नाम से ही नदी आगे बढ़ती है। फिर ये अलकनंदा आगे आई, यहाँ पे देवप्रयाग पहुँची और गंगोत्री से आ रही है इधर भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिली? देवप्रयाग में। अब इसका नाम यहाँ पे गंगा हो गया, यहाँ से इसका नाम देवप्रयाग के आगे इसे गंगा कहा जाएगा। गंगा आगे बढ़ी, इसमें इसका नाम यहाँ पे चेंज क्यों हुआ? क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा की गहराई बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया। अगर कोई एक ज़्यादा गहरी होती तब उसी नाम से आगे बढ़ती। अब यमुनोत्री से यमुना आ रही है, प्रयागराज में मिल गई यमुना और गंगा। फिर ये नदी आगे बढ़ेगी, इससे फिर टोंस मिलेगी, फिर बिहार में जाके इससे सोन नदी मिल जाती है। इस तरह ये नदी बढ़ती जाती है। अब गंगा किस किस स्टेट में बहती पूछा जाता है? उत्तराखंड में, यूपी में, उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी जाती है, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से में इससे एक नदी अलग होती है जिसका नाम क्या है? हुबली। हुबली नदी इससे अलग होने वाली नदी है। बहुत सी नदियाँ इससे मिलती हैं लेकिन हुबली अलग होती है वेस्ट बंगाल में। फिर आगे चलते हैं। रामगंगा नदी पूछा जाता है कहाँ से निकलती है? तो दूध टोली एक श्रेणी है, मतलब पर्वत शिखर है, वहाँ से निकलती है उत्तराखंड से। रामगंगा आती है और कन्नौज के पास आके गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है और ये छपरा बिहार में आके गंगा से मिल जाती है। और घाघरा में कौन सी नदी शामिल होती है? घाघरा में ही शारदा आ जाती है। शारदा जो है घाघरा की सहायक नदी है और घाघरा गंगा की सहायक नदी है। तो शारदा कहाँ से आती है पूछा जाए अगर, तो शारदा उत्तराखंड से ही एक मिलांग ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है और बाद में घाघरा में मिल जाती है। घाघरा में ही एक नदी मिलती है जिसका नाम है राप्ती, जो कि गोरखपुर से आती है, गोरखपुर से राप्ती के किनारे है और घाघरा में मिल जाती है। और घाघरा कहाँ पे मिलती है? गंगा से, छपरा बिहार में। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में और उसके बाद पटना में आके गंगा से मिल जाती है। सोन नदी पटना में गंगा से मिलती है। फिर टोंस नदी है, टोंस नदी है जो कि कैमूर की श्रेणियों से निकलती है। फिर इसकी सहायक नदी एक है बेलन नदी, पूछ लिया जाता है टोंस की सहायक नदी क्या है? बेलन नदी। और ये सिरसा जो कि प्रयागराज में है वहाँ पे जाके गंगा से मिल जाती है टोंस। याद रखिएगा ये जो टोंस है और सोन है दोनों गंगा की ही सहायक नदी हैं, यमुना की नहीं है। गोमती नदी जो बहुत पूछी जाती है, ये फुलहर लेक से निकलती है और गाजीपुर में आके गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। फुलहर लेक जो कि पीलीभीत में स्थित है वहाँ से निकलती है, गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। और गोमती जो प्रमुख शहर में बहती है, प्रमुख जिलों में, तो लखनऊ जो है गोमती के किनारे, इसके अलावा सुल्तानपुर है, जौनपुर है, ये सभी गोमती के किनारे हैं। फिर आगे यमुना नदी देखेंगे, यमुनोत्री से निकलती है बंदरपुर श्रेणी से और सहारनपुर से यूपी में एंटर करती है। फिर बाद में प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। किस किस स्टेट पे बहती है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी यमुना बहती है, हरियाणा में भी बहती है, याद रखिए। दिल्ली में भी यमुना है और यूपी में है। यूपी के बाद ये ख़त्म हो जाती है, मतलब गंगा में मिल जाती है। फिर चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, कहाँ से आती है? जाना पावा पहाड़ी महू से आती है, मध्य प्रदेश से। जाना पावा पहाड़ियों से चंबल निकलती है मध्य प्रदेश से। ये सभी नदियाँ मध्य प्रदेश से ही आती हैं और इटावा में आके चंबल मिल जाती है यमुना से। फिर रायसेन जिले में मध्य प्रदेश से निकलती है बेतवा नदी और हमीरपुर में आके मिलती है यमुना से। फिर कैमूर पहाड़ियों से केन नदी निकलती है और बांदा जिले में आके यमुना से मिल जाती है। चंबल मिलेगी यमुना से इटावा में, बेतवा मिलेगी हमीरपुर में और केन मिलेगी बांदा में। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। फिर यमुना के किनारे बसे हुए जो प्रमुख नगर हैं कौन कौन से हैं? मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है और कालपी है। कालपी कहाँ है? जालौन में। और हमीरपुर है, कौशाम्बी, ये सभी जो प्रमुख नगर हैं ये यमुना के किनारे बसे हुए हैं। फिर आगे देखेंगे, हिंडन एक नदी है छोटी और ये कहाँ से निकलती है? सहारनपुर में शिवालिक श्रेणी से निकलती है, सहारनपुर ज़िले में ही निकलती है ये, और ये यमुना की सहायक नदी है हिंडन। फिर कर्मनासा एक नदी है, गंगा की सहायक है ये, और ये कहाँ से निकलती है? कैमूर श्रेणियों से निकलती है। फिर बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है और ये बिहार और यूपी की सीमा भी बनाती है। तो पूछा जाता है कौन सी नदी बिहार यूपी की सीमा बनाती है? कर्मनासा नदी। कुकरेल नदी ये गोमती की सहायक नदी है, गोमती की सहायक नदी कुकरेल। फिर आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें जो इम्पोर्टेंट है। शुक्रताल, शुक्रताल कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में। रामताल कहाँ है? मेरठ में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर, रामताल मेरठ। गौर झील कहाँ है? रामपुर में। गौर से राम याद कर लीजिए। सागर ताल कहाँ है? बदायूं में। सागर ताल बदायूं में। लीलौर झील बरेली में, ला इसमें आएगा, लीलौर झील बरेली। कीठम झील या सूर सरोवर ये कहाँ पे है? आगरा में, ये रामसर साइड भी है। फिर है फुलहर झील पीलीभीत में। नवाबगंज या कुंदरा समुंदर कहाँ है? उन्नाव में।
बरुआ ताल और लक्ष्मी ताल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? झांसी में। बरुआ ताल कहाँ है? झांसी में। बेला सागर और मदन सागर कहाँ है? महोबा में। बेला सागर, मदन सागर, महोबा। मुराई ताल फतेहपुर, मुराई ताल फतेहपुर। समसपुर और विशौधा कहाँ पे है? रायबरेली में। समसपुर रामसर साइड भी है। फिर बेंती ताल कहाँ है? प्रतापगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है? सोनभद्र में। ये आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और दरवान झील कहाँ है? अयोध्या में। दरवान झील अयोध्या में। राजा का बांध और भोजपुर ताल ये सुल्तानपुर में है। सुराहा ताल कहाँ पे है? बलिया में। सुराहा ताल बलिया में। जितना आपको याद रह जाता है उतना अच्छी बात है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। औंधी ताल कहाँ पे है? वाराणसी में। औंधी ताल वाराणसी में। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। फिर है करेला झील कहाँ पे है? लखनऊ में। करेला झील लखनऊ में। चितौरा झील बहराइच में। चितौरा झील बहराइच में। पार्वती अर्गा गोंडा में। पार्वती अर्गा गोंडा में। बड़ा ताल या फिर गोखुर झील कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में। देवरिया ताल, नाम देवरिया है लेकिन है कहाँ पे? कन्नौज में। लाख बहोसी भी कन्नौज में। फिर है शेखा झील अलीगढ़ में। शेखा झील अलीगढ़ में। राधा कुंड कहाँ पे है? मथुरा में। फिर आगे देखेंगे रामसर स्थल देख लेते हैं। भारत में कितने हैं? 46। उत्तर प्रदेश में 8 हैं। तो ये पहले भी कवर किए जा चुके हैं लेकिन फिर से देखेंगे इसे। सबसे पहला वाला था ऊपरी रामगंगा जो ब्रजघाट से नरौरा तक है। फिर नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे भी रखा गया है। फिर पार्वती अर्का, इसका नाम पार्वती देवी के नाम पे, लेकिन ये गोंडा में है, ऐसे याद कर सकते हैं। गोंडा मतलब थोड़ा गंदा याद कर लीजिए, जो गोंडा के हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, बस याद करने के लिए ट्रिक है। फिर है समान पक्षी विहार कहाँ है? पक्षी विहार नहीं, रामसर साइड भी है, पक्षी विहार भी है। कहाँ पे है? मैनपुरी में। समसपुर ये रायबरेली में है समसपुर। सांडी हरदोई में है। सरसई नवार ये है इटावा में। सरसई नवार कैसे याद करेंगे? मतलब इटावा में सैफई भी है, सबको पता होगा कि अखिलेश यादव वहाँ के हैं, तो सैफई से सरसई हो गया। कहाँ पे? इटावा में। सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में। सूर सरोवर आगरा में। फिर जो अभी अभी रामसर साइट डिक्लेयर की गई है इंडिया में, ये पूछी जा सकती है, 4 नहीं है। बधवाना और थोल कहाँ की है? गुजरात की। और भिंडवास और सुल्तानपुर हरियाणा की अभी डिक्लेयर की गई हैं। उत्तर प्रदेश में 8 हो गई, भारत में 46। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यूपी के ज्योग्राफी के लिए, और ये आने वाले यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो RO का अभी वाला हो, चाहे वो हाई कोर्ट का RO हो, या फिर आने वाला PCS का एग्ज़ाम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।